स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कंप्लीट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे मार्क करना है इसे जानने वाले हैं। ये फिन निफ्टी का 27 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट ओपन होने के बाद नीचे से सपोर्ट लेकर रिवर्स करते हुए ऊपर निकलकर अपने पिछले हाई को ब्रेक करती है, लेकिन एक बार फिर से बहुत तेजी से बिग बेरिश रेड कैंडल्स बनाकर नीचे जाती है, मगर अपने पिछले लो को ब्रेक करने के बजाय फिर से ऊपर निकलते हुए अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है। लेकिन यहाँ मार्केट में हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से इस रेड बेरिश कैंडल के नीचे या फिर उसके कैंडल विक एरिया के आसपास जो सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था, मार्केट उस सपोर्ट एरिया के पहले ही रिवर्स हुआ है, जिस कारण बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ने प्राइस यहाँ इस सपोर्ट एरिया के पास आकर अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी तो हम यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे, ऐसा सोचा था। वो सब ट्रेडर्स मार्केट के इस रिवर्सल को देखते ही रह जाते हैं और उन्हें यहाँ ट्रेड में एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलता। मुझे लगता है ट्रेडिंग करते समय आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन प्राइस एक्शन के सपोर्ट एरिया के साथ साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक अगर आपको यहाँ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने की टेक्निक पता होती तो आप यहाँ इस तरह से एक ऑर्डर ब्लॉक जोन को मार्क करते हुए जैसे ही प्राइस यहाँ इस जोन में आती तो आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते थे। इसीलिए आपको ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिटेल से जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं ये जानते हैं। मार्केट इस तरह से हायर हाइज बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब इस सिचुएशन में एक बिग इंस्टीट्यूशनल बायर को मार्केट का बुलिश स्ट्रक्चर देखते हुए लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करनी है, तो वो आप और हम जैसे एक रिटेल ट्रेडर की तरह एक ही जगह पर मार्केट ऑर्डर लगाकर सीधे अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम होती है। इसलिए मार्केट ऑर्डर लगाने पर हमारे ऑर्डर्स एक ही प्राइस पर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी क्वांटिटी बड़ी होने के कारण यहाँ इस लेवल पर जैसे ही वो लाखों की क्वांटिटी में बाय ऑर्डर्स लगाएगा तो मार्केट में एकदम से बाइंग प्रेशर बढ़ने के कारण प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगेगी, जिस कारण उसे ज्यादा भाव पर यानी कि बढ़े हुए प्रीमियम पर उस ऑप्शन को खरीदना पड़ेगा, जिस कारण उसकी बाइंग प्राइस बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए स्मार्ट मनी को यहाँ 20 से लेकर 25 रुपए के प्राइस लेवल पर 5 लाख क्वांटिटी में बाइंग साइड में एंट्री करनी है, लेकिन यहाँ इस लेवल पर अभी सिर्फ 2 लाख क्वांटिटी में ही सेलर्स मौजूद है, तो उस बिग इंस्टीट्यूशन बायर के 5 लाख में से सिर्फ यहाँ 2 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर्स ही एग्जीक्यूट होंगे, क्योंकि किसी भी ऑर्डर को पूरी तरह एग्जीक्यूट होने के लिए जितने बायर्स हैं उतनी ही संख्या में सेलर्स चाहिए होते हैं, जिस कारण उसे अपनी बाकी बची क्वांटिटी को हायर प्राइस पर खरीदना होगा, जिससे उसका प्रॉफिट कम हो सकता है। इसलिए जब कभी भी एक बिग इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर सेलर मार्केट में किसी लेवल पर ट्रेड में एंट्री करता है तो एक ही जगह अपनी पूरी क्वांटिटी में ट्रेड एंट्री के ऑर्डर्स को ना लगाते हुए उसे एक जोन में यानी कि एक ब्लॉक में लगाता है। और अगर किसी कारणवश मार्केट में उसके ये सभी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते और उनमें से कुछ ऑर्डर्स वैसे ही पेंडिंग रहते हैं, तो स्मार्ट मनी द्वारा प्राइस को एक बार फिर से उसी एरिया में वापस लाकर अपने बाकी बचे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, जिस कारण प्राइस इस तरह से ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आती है और बाद में उसी सेम जोन से बाकी बचे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद तेजी से रिवर्स हो जाती है। इसीलिए सिंपल भाषा में आप ऑर्डर ब्लॉक को डिमांड एंड सप्लाई जोन्स कह सकते हैं, जहां पर बिग इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक क्या है ये समझने के बाद इसे चार्ट पर किस तरह से आइडेंटिफाई करना है ये जानते हैं। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा होता है, उस समय प्राइस जब इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड बुलिश मूव जिस ग्रीन कैंडल से स्टार्ट करती है, उस स्टार्टिंग पॉइंट में सबसे आखिरी वाली जो बेरिश रेड कैंडल होती है उसे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहते हैं। और उसी तरह जब भी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है, उस समय मार्केट में जहां से प्राइस तेजी से नीचे गिरती है, उस रेड बेरिश कैंडल से पहली ग्रीन बुलिश कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने का ये सबसे गलत तरीका है, क्योंकि हमने यहाँ कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है इसके बारे में जो कुछ टेक्निक या फिर नियम है उन्हें बिना समझे ही ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया है। अब इस तरह से अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप गलत साबित हो सकते हैं, जिससे आपका लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए कुछ रूल्स को समझना जरूरी है। चलिए इन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं।
रूल नंबर 1, लास्ट कैंडल लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ इस बेरिश प्राइस एक्शन में मार्केट ने इस लास्ट बेरिश कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव किया है। साथ ही इस रेड कैंडल ने अपनी पिछली वाली कैंडल के लो को नीचे ब्रेक किया है, जिस कारण यहाँ इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इसलिए ये कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। लेकिन इस राइट साइड के उदाहरण में इस लास्ट बेरिश कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे ब्रेक नहीं किया है, इसलिए इसे हम एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे। उसी तरह बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में इस लास्ट बुलिश कैंडल के बाद प्राइस तेजी से नीचे गई है और इस बुलिश कैंडल ने अपनी लास्ट कैंडल के हाई को भी ब्रेक करके यहाँ इस कैंडल के ऊपर की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, इसलिए आप इसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। लेकिन इस राइट साइड के उदाहरण में इस लास्ट बुलिश कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ऊपर ब्रेक नहीं किया है, इसलिए इसे हम एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे। रूल नंबर 2, इनएफिशिएंसी एंड इम्बैलेंस। यहाँ लास्ट बेरिश कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस तेजी से ऊपर गई है। लेकिन इस लास्ट बेरिश कैंडल के बाद जब चार्ट पर ये जो लगातार बुलिश कैंडल्स बनी है, उनमें से अगर इन 3 कैंडल्स को गौर से देखेंगे तो यहाँ इस फर्स्ट बेरिश कैंडल और इस थर्ड बुलिश कैंडल के बीच आपको कुछ अंतर दिखेगा। इसी को हम प्राइस इम्बैलेंस या फिर प्राइस इनएफिशिएंसी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लास्ट बेरिश कैंडल का विक हाई और इस थर्ड बुलिश कैंडल के विक लो के बीच में एक बॉक्स बनाएंगे तो हमें यहाँ इन दोनों कैंडल्स के बीच में क्लियर गैप दिखाई देता है। आप इसे फेयर वैल्यू गैप या फिर FVG कह सकते हैं। अगर किसी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के बाद इस तरह से 2 कैंडल्स के दौरान इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो आप इसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। लेकिन बहुत बार प्राइस एक्शन में चार्ट पर थर्ड कैंडल की लोअर विक इस तरह से नीचे आते हुए अपने ऑर्डर ब्लॉक कैंडल एरिया में टैप करके ऊपर निकलती है तो ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि यहाँ चार्ट पर कोई भी असंतुलन क्षेत्र बचा हुआ नहीं है, जिस कारण प्राइस दोबारा से इस एरिया में वापस आकर फिर से ऊपर निकलने की संभावना कम है, क्योंकि इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया में जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के लिए बाकी थे वो इस कैंडल की लोअर विक के कारण पूरी तरह से फिल हो चुके हैं। इसलिए ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। रूल नंबर 3, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब तक वैलिड रहता है जबकि वो अनमिटिगेटेड हो, यानी कि उसका सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया होना चाहिए। यहाँ पर इस रेड कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। साथ ही यहाँ 2 कैंडल्स के बीच में इम्बैलेंस भी मौजूद है। इसका मतलब यहाँ पर भविष्य में प्राइस के इस जोन के पास आकर रिवर्स होने के चांसेस अभी भी मौजूद है। लेकिन जब चार्ट पर तीसरी कैंडल की लोअर विक इस ऑर्डर ब्लॉक जोन को जैसे ही टच करती है तो ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो जाता है और कोई भी ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ कैंडल की लोअर विक के कारण ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होने से यहाँ कोई भी ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, इसीलिए ये एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। रूल नंबर 4, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन चार्ट। यहाँ प्राइस हायर हाइज बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे बढ़ रही है। साथ ही चार्ट पर इस लास्ट स्विंग लो के पास से प्राइस ने तेजी से ऊपर बढ़ते हुए अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक किया है। इसका मतलब ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नीचे आते हुए इस लास्ट बेरिश कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल के लो को ब्रेक करके इसके नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, जिससे हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का पहला क्राइटेरिया पूरा हुआ है। यहाँ इन 2 कैंडल्स के दौरान प्राइस ने इम्बैलेंस गैप बनाया है और तीसरी कैंडल्स की लोअर विक ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया को अभी तक टच नहीं किया है। इसका मतलब ये अभी मिटिगेट नहीं हुआ है, जिससे हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लगभग तीनों क्राइटेरिया यहाँ पर पूरे हुए हैं। लेकिन अभी तक प्राइस ने अपने पुराने हाई के पास इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं किया है। जब भी प्राइस किसी स्ट्रक्चर के पास आकर रिटेल ट्रेडर्स को अपने जाल में फंसाने के लिए इस तरह से फेक मूव बनाकर किसी रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेक हुआ है ऐसा दिखाता है, और जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स इस लालच में आकर इंड्यूसमेंट की दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं तो मार्केट तुरंत रिवर्स हो जाता है। इसी बात को इंड्यूसमेंट कहा जाता है। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जानने वाले हैं। अभी के लिए आप इंड्यूसमेंट को फेक ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। यहाँ प्राइस अपने पिछले हाई के पास इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल से फेक ब्रेकआउट करता है, जिससे चार्ट पर इस इंड्यूसमेंट को देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट की दिशा में ट्रेड एंट्री करते हैं, मगर प्राइस नीचे जाते हुए इन सभी के स्टॉप लॉस हंट करती है और इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब करते हुए नीचे फिर से हमारे ऑर्डर ब्लॉक एरिया के पास आकर इसी एरिया से वापस अपने पुराने अपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर निकल जाती है।
लेकिन बहुत बार प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करे बगैर ही नीचे आकर ऑर्डर ब्लॉक को हिट करती है। इसलिए किसी भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए लिक्विडिटी स्वीप, इनएफिशिएंसी या फिर प्राइस इम्बैलेंस, अनमिटिगेटेड एरिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के द्वारा बनाए गए इंड्यूसमेंट की जरूरत होती है, तभी वो ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह से काम करता है। ऑर्डर ब्लॉक्स बुलिश और बेरिश इन दोनों तरह के मार्केट ट्रेंड में काम करते हैं। साथ ही आप इन्हें किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम जितनी बड़ी होगी उतनी ही ऑर्डर ब्लॉक के काम करने की एक्यूरेसी बढ़ती है। चलिए अब ऑर्डर ब्लॉक को देखकर ट्रेड एंट्री कैसे करते हैं इसे जानते हैं। ये फिन निफ्टी का 27 अगस्त का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आते हुए इस तरह से प्राइस एक्शन बनाकर अपने स्विंग हाई को ब्रेक करती है, जिससे चार्ट पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। अब प्राइस जब नीचे से एक स्ट्रॉन्ग मूव करते हुए ऊपर निकलती है तो यहाँ इस लास्ट बेरिश कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ब्रेक करने के कारण इस कैंडल के नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। लेकिन इस रेड कैंडल के बाद चार्ट पर इस तरह से दो छोटी कैंडल्स बनती है, जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग इस रेड कैंडल के अंदर या उसके आसपास ही होती है, जिस कारण हम इन दोनों कैंडल्स को इनसाइड कैंडल्स की तरह ही समझने वाले हैं। अब इस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने यहाँ एक बिग इम्बैलेंस क्रिएट किया है और किसी भी कैंडल ने अभी तक इस ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट ना करने के कारण ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक अनमिटिगेटेड है। साथ ही यहाँ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है, इसलिए अब हम इस ऑर्डर ब्लॉक को एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। हमने यहाँ एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की तो पहचान कर ली है, लेकिन हमें ट्रेड एंट्री कैसे करनी है चलिए जानते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एरिया में ट्रेड एंट्री करने के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। नंबर 1, एंट्री एट द टॉप एरिया। आप इस ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्टिंग पॉइंट पर अपनी एंट्री करने के लिए इस पॉइंट के आसपास अपने लिमिट ऑर्डर्स को लगाकर यहाँ ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के लो के नीचे रहने वाला है, जिससे अगर प्राइस नीचे आते समय यहाँ एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल बनाकर इस एरिया को टैप करते ही ऊपर निकलती है तो आपके लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पर लगे होने के कारण आपकी ट्रेड एंट्री मिस नहीं होगी। नंबर 2, एंट्री एट 50% एरिया। इस तरह की ट्रेड एंट्री में आप जब भी मार्केट में प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के 50% के आसपास आती है तो यहाँ अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं, जिसमें आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के थोड़ा सा नीचे एक बफर जोन को छोड़कर रख सकते हैं। जब भी चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल की साइज बहुत बड़ी होती है तो हम इस तरह की एंट्री को प्लान करते हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाता है। नंबर 3, एंट्री एट द बॉटम एरिया। ट्रेड एंट्री के इस प्रकार में आपकी ट्रेड एंट्री ऑर्डर ब्लॉक के लोअर लेवल्स पर होती है, जिसमें आपका स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन बहुत बार प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पर एक टैप करते हुए या फिर 50% एरिया के आसपास से ही ऊपर निकल जाती है, जिस कारण आप यहाँ इस ट्रेड में एंट्री लेने से चूक जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादातर ट्रेडर इस प्रकार के ट्रेड एंट्री को अवॉइड करते हैं। अब हमने यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के टॉप पर अपने लिमिट बाय ऑर्डर को लगाया है। कुछ देर बाद प्राइस एक लॉन्ग लोअर विक के साथ इस एरिया को टच करते हुए फिर से अपना पुराना ट्रेंड फॉलो करते हुए ऊपर निकल जाती है। अब यहाँ बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर था, इसलिए हमने बुलिश साइड में ट्रेड एंट्री की है, और अगर मार्केट में बेरिश प्राइस एक्शन बनता तो हम बेरिश साइड में ट्रेड एंट्री को प्लान करते। चलिए अब एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है और प्राइस इस तरह से नीचे से ऊपर निकलती है तो लास्ट बेरिश कैंडल को अगर कोई ग्रीन बुलिश कैंडल नीचे ब्रेक करती है तो हम यहाँ इस ग्रीन कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मानेंगे, क्योंकि इस कैंडल का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। इसलिए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते समय हमें कैंडल के कलर को देखना नहीं है। उसी तरह एक डाउन ट्रेंड में सबसे आखिरी वाली ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करने वाली कैंडल अगर रेड बेरिश कैंडल बनती है तो भी हम इसे एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई ब्रेक किया है। पॉइंट नंबर 2, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक तब तक वैलिड रहता है जब तक वो अनमिटिगेटेड है। अगर प्राइस किसी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को एक बार टैप करती है तो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होने के कारण भविष्य में वो हमारे किसी काम का नहीं रहने वाला है, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में हमें हमेशा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हुए उसी के हिसाब से एक बुलिश साइड का लॉन्ग ट्रेड प्लान करना चाहिए। उसी तरह जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड या फिर बेरिश ट्रेंड में होता है उस समय हमें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हुए
शॉर्ट ट्रेड में एंट्री को प्लान करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद हमेशा मार्केट आपकी ट्रेड एंट्री की दिशा में ही मूव देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार आपको छोटे मूव्स देखने को मिलेंगे तो कई बार बहुत बड़े मूव देखने को मिलेंगे, या फिर हो सकता है मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करे बगैर उसे ब्रेक करके सीधा नीचे भी जा सकता है। इसलिए किसी भी ट्रेड में ट्रेड एंट्री करते समय आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपकी रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर करना है। अगले वीडियो में हम स्मार्ट मनी पर आधारित और टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे।